आकाशवाणी हैं, बदलती फिजाएं। प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 37वीं कड़ी, बढ़ते जल स्तर से समुद्री तटों का कटाव। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। केरल के कवलम जिले का एक छोटा सा टापू धीरे धीरे पानी के अंदर समा रहा है। स्थानीय लोग अपने घरों को छोड़कर जाने लगे हैं। ऐसा लगता है वो भी पर्यावरण परिवर्तन के शरणार्थियों की भीड़ में शामिल हो रहे हैं। ओह नो, ये तो बहुत बुरा हुआ। अरे रुको भाई, आ रही हूँ, खोलती हूँ दरवाजा। नमस्ते 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 मैम। नमस्कार। अच्छा, आप ये समाचार देख रही हैं? आश्चर्य है। आश्चर्य? क्या कहना चाहते हैं आप? वास्तव में ये अमल और हम दोनों इस द्वीप से ही लौटे हैं अभी। जी मैं समझती हूँ ये द्वीप मुनरो आइलैंड ही है ना? जी मैम, आप ठीक कह रही हैं। वहाँ की स्थितियाँ बहुत बिगड़ चुकी हैं, विशेषकर इस वर्ष आई बाढ़ के बाद। इस पर कुछ समाचार पत्रों में रिपोर्ट भी आई थी। क्या थी मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि मैं विदेश गई हुई थी। मैडम, ये 13.4 वर्ग किलोमीटर वाला द्वीप अब बदल चुका है और स्थानीय लोगों का कहना है कि 20 वर्ष पूर्व ये द्वीप किसी स्वर्ग से कम नहीं था। अर्जुन, आखिर तुम किस कार्य के लिए वहाँ गए थे? सॉरी मैम, मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। वो अमल पर्यावरण विषय में अपनी MSc कर रहा है, तो हम इस द्वीप पर एक प्रोजेक्ट के लिए गए थे। जी। अच्छा अमल, बताओ तुम्हारे प्रोजेक्ट का विषय क्या था? मैम, इस द्वीप पर वर्ष 2018 में आई बाढ़ के प्रभाव का अध्ययन कर रहा हूँ मैं। मैडम, एक समय था जब ये सभी द्वीप नारियल की पैदावार के लिए जाने जाते थे। यहाँ रेत की कई परतें जमा थी, परंतु आज यहाँ ना तो रेत ही है और ना ही नारियल के पेड़। मैम, कुछ दिन पहले समाचार पत्र में एक लेख छपा था। इसमें उन सभी कारणों के बारे में लिखा गया था जो इसका कारण है और वहाँ के लोग क्यों इस द्वीप को छोड़कर जा रहे हैं। वो पानी लोगों के घरों में प्रवेश कर रहा है। घरों की दीवारें गिर रही हैं और आंगन में पानी इकट्ठा हो जाता है जिसमें बदबू आने लगती है। और वो समझते हैं कि आगे आने वाले समय में ये सारा द्वीप पानी में डूब जाएगा। हाँ, ये द्वीप समूह 8 द्वीपों का एक समूह है जिसे मुनरोथुरुतु कहा जाता है। यहीं पर अष्टमुदी झील और कल्लाडा नदी मिलती हैं, जहाँ से इन द्वीपों की लड़ी शुरू होती है। हाँ मैम, इस लेख में स्पष्ट कहा गया था कि लोगों के लिए हर रोज भय मुक्त स्थिति में रहना, उठना, जागना असंभव है। इस प्रकार की स्थिति मालद्वीप, टुवालू और अन्य जल क्षेत्रों के देशों में भी देखी जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि विश्व के देशों ने इसे अभी तक गंभीरता से नहीं लिया है। हाँ, इसीलिए मैम हम आपके पास आए हैं। हमारे कॉलेज का पर्यावरण विभाग इस विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन करने जा रहा है और इसका केंद्र बिंदु है उठता जल स्तर और समुद्री तटों का कटाव। हम आपको इसके लिए आमंत्रित करने आए हैं। कब है ये कार्यशाला? मैम, अगले बुधवार को प्रातः 11 बजे से महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में। जी। मैं देखती हूँ मेरा क्या शेड्यूल है। नहीं, मैम आपका होना बहुत जरूरी है। यस, आई एम फ्री, मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू। मैम, वैसे हमने द्वीप पर रहने वाले कुछ लोगों को भी आमंत्रित किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, मैं उसी के अनुसार अपनी प्रस्तुति तैयार करूंगी। जी मैम, हम आपको लेने आ जाएंगे। ठीक है, मुझे मेरी संस्था से आप लोग पिकअप कर लें। बहुत अच्छा मैम। अर्जुन सर, क्या अब हमें चलना चाहिए? हाँ, क्या चलना चाहिए? अरे मैं चाय के लिए पूछना ही भूल गई। बैठिए ना थोड़ी देर, मैं अभी तैयार करती हूँ। नहीं मैम, रहने दीजिए। फिर कभी। अच्छा, ये फ्रूट जूस ले लीजिए। हाँ, जूस तो ले सकते हैं ना। थैंक यू मैम।
अच्छा अच्छा, वो आ गए। अर्जुन सर, जी। अंदर आओ, अंदर आओ। हाँ, हाँ। अमल, तुम कैसे हो? तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? जी प्रधान जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब कैसे हैं? ये इस गांव के वरिष्ठ किसान हैं। जी, नमस्ते। और ये यहाँ के वार्ड मेंबर हैं। नमस्ते सर। आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हुई। हम आप लोगों को अगले सप्ताह कॉलेज में होने जा रही एक कार्यशाला के लिए आमंत्रित करने आए हैं। देखिए, मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा कि हम वहाँ पर इस द्वीप की समस्याओं के अतिरिक्त संबंधित पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे। जी। इसमें विश्व भर की स्थिति पर चर्चा होगी। ग्लोबल वार्मिंग, समुद्रों के जल स्तर का उठना आदि मुख्य बिंदु होंगे। और हम सोचते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, मौसम परिवर्तन, समुद्रों के जल स्तर का उठना आदि की जानकारी हम सभी को होनी चाहिए। जी। इस प्रकार की जानकारी होने से हम आने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढ सकेंगे। हाँ, ये तो बहुत ठीक कहा। हम भी जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मौसम के बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग, सुनामी, गलत विकास योजनाओं और प्रदूषण पर नीति निर्धारकों का ध्यान जाना चाहिए। इस द्वीप पर हो रहे कटाव और बदलाव की चर्चा कई बार उठी है और हमारी संसद में भी यह मुद्दा उठाया जा चुका है, परंतु अभी तक कोई कारगर समाधान नहीं हो पाया है। मैं एक विशेषज्ञ से मिला हूं जिन्होंने इस प्रकार के द्वीपों की समस्याओं पर शोध किया है और यहाँ पर पीने के पानी की समस्या सबसे बड़ी है। हाँ, सब जगह पानी ही पानी है, परंतु पीने के लिए एक बूंद भी नहीं है। ज्वार भाटा के समय जल की आपूर्ति ठप पड़ जाती है। हमें पानी जरीकनों में भरकर लाना पड़ता है। बिंदु जी, मुझे याद है, सुनामी आने से पहले यहाँ साल में केवल 2 महीने ही जल भराव की समस्या होती थी। हाँ। परंतु अब तो 8 महीने ये समस्या बनी रहती है। हाँ हाँ, सही कह रहे हो। कुछ वर्षों पहले ये द्वीप नारियल की पैदावार में सबसे आगे थे, परंतु समुद्री पानी के कटाव ने सारी उपजाऊ भूमि को बंजर बना दिया है। अरे, नारियल के नए पेड़ों पर तो फसलें आना ही बंद हो गई हैं। हाँ, नारियल पर आधारित कोयल, लघु उद्योग धंधे सभी प्रभावित हुए हैं। तो फिर अब किसान किस प्रकार का काम धंधा कर रहे हैं? अब एक ही साधन है, मछली पालन। पिछले कुछ वर्षों में कई नए मछली फार्म विकसित हुए हैं, परंतु बाढ़ ने पूरे द्वीप के इकोसिस्टम को बिगाड़ कर रख दिया है। और इस सब का परिणाम हम किसानों को भोगना पड़ता है। केरल सरकार के मछली पालन विभाग के उप निदेशक के अनुसार बाढ़ ने यहाँ के पानी की रासायनिक प्रवृत्ति ही बदल दी है। पानी अब कुछ जीवों के अनुकूल नहीं रहा है। यहाँ की भूमि की क्षारीय प्रवृत्ति भी बदल गई है। इससे सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव पड़ रहा है। प्लांकटोन की घटती संख्या से मछली पालन भी कम हो रहा है। अष्टमुदी झील का पर्यावरण कई कारणों से प्रभावित हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और मौसम में बदलाव इनके कारणों में से कुछ हैं। सभी वैज्ञानिक शोध ये बता रहे हैं कि छोटे छोटे द्वीप डूब क्षेत्र बनते जा रहे हैं। इसके लिए शीघ्र ही कुछ बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। सही कह रहे हैं। हमें लंबी अवधि के साथ साथ छोटी अवधि वाली योजनाओं को भी हाथ में लेना होगा। देखिए, हम आप लोगों की समस्याएं संबंधित विभागों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जी। इसीलिए मैं आप सबको ग्लोबल वार्मिंग, मौसम परिवर्तन, समुद्र जल का उठाव और तटों के कटाव पर केंद्रित सेमिनार में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने आया हूं। जी, हम अवश्य इसमें भाग लेने के लिए तुम्हारे महाविद्यालय पहुंचेंगे। प्रधान जी, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। मैं प्रोजेक्ट के लिए यहाँ आता रहूंगा। आशा है हम सभी कॉलेज के प्रांगण में शीघ्र ही मिलेंगे। ठीक है? जी जी, नमस्कार। आएंगे। सभी को नमस्कार। आइएगा जरूर। नमस्कार। आदरणीय अतिथिगण और प्रतिभागी, नमस्ते। आप सभी का स्वागत है। हम कार्यक्रम शुरू करें उससे पहले आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर इंदिरा से निवेदन है वे मंच पर आएं और अपनी सीट ग्रहण करें। और ग्राम पंचायत प्रधान और बाकी सभी किसान लोग भी अपनी सीट ग्रहण करें। सेमिनार के संयोजक डॉक्टर अर्जुन से निवेदन है कि वे कृपया आकर अतिथियों का स्वागत करें। डॉक्टर अर्जुन। नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत, अभिनंदन। हम एक ज्वलंत विषय पर चर्चा के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। डॉक्टर इंदिरा समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में एक ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक हैं और इन्हें हमारे मध्य पाकर हमें हर्ष हो रहा है। स्वागत है आपका। हमारी पंचायत के सरपंच और प्रधान बिंदु जी का भी अभिनंदन है।
तालियां। और श्री जोसेफ स्थानीय लोगों में बहुत सम्मान रखते हैं और अति वृद्ध होने के कारण पिता तुल्य हैं। उनके अनुभवों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका भी स्वागत है। जी। और अंत में मैं आप सभी उपस्थित जनों का स्वागत करना चाहूँगा और आशा करता हूँ कि जिन उद्देश्यों को लेकर हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, आज की ये चर्चा काफ़ी हद तक उनके लिए कारगर सिद्ध होगी। धन्यवाद अर्जुन जी। अब मैं डॉक्टर इंदिरा को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आज की इस चर्चा को शुरू करें। तालियों से स्वागत कीजिए। आइए इंदिरा जी, आइए। धन्यवाद आप सभी का। मैं इस चर्चा की गहराइयों में जाऊं उससे पहले मेरे कुछ सवाल हैं आप लोगों के लिए। अच्छा, क्या आप जानते हैं और कैसे लेते हैं इन विषयों को? ग्लोबल वार्मिंग, मौसम में बदलाव, समुद्र के जल के उठाव और तटीय कटाव को आप में से कोई यहाँ आकर बताएगा? मैडम, मैं कृषि मजदूर हूँ। क्या ये सही बात है कि समुद्रों के जल का स्तर ऊपर उठ रहा है? शुरुआत करने के लिए अच्छा प्रश्न है। देखिए, उपग्रहों से प्राप्त आंकड़ों से पता चला है कि 1993 के बाद समुद्रों का जल स्तर 3 मिलीमीटर प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रहा है। ये बढ़ोतरी पिछली आधी शताब्दी की तुलना में बहुत ज्यादा है। एक अध्ययन बताता है कि 1993 से लेकर 2017 के मध्य इसमें 7 सेंटीमीटर तक जल स्तर बढ़ा है। मैडम, मौसम में बदलाव और समुद्री जल स्तर के बढ़ने का आपस में क्या संबंध है? जी, समुद्र के जल स्तर का उठाव 3 कारणों से है। अमल, क्या तुम कुछ बताओगे इसके बारे में? जी मैडम, एक कारक है गर्मी से तापमान का बढ़ना और उससे जल का फैलाव। बिल्कुल ठीक। तुमने ठीक कहा अमल, पानी गर्म होने पर फैलता है। आप सभी इसके बारे में जानते हैं। जी जी। पिछली सदी में समुद्रों के जल का तापमान बढ़ा है, परिणाम जल स्तर का बढ़ना। अच्छा, और क्या कारण हो सकते हैं इसके? कोई बताएगा आप में से? हाँ, मैडम, ग्लेशियर और ध्रुवों पर जमी बर्फ का पिघलना। आपने बिल्कुल ठीक कहा। डॉक्टर अर्जुन, इस पर आप और अधिक रोशनी डाल सकते हैं? हाँ मैम, पृथ्वी के तापमान में हो रही बढ़ोतरी से ध्रुवों और ग्लेशियरों पर जमी बर्फ के पिघलने की दर धीरे धीरे सामान्य से अधिक हो रही है। हाँ, और सर्दियों के देर से आने और जल्दी चले जाने के कारण बर्फ के पिघलने की दर बढ़ रही है। असंतुलन बढ़ रहा है, परिणाम जल स्तर में बढ़ोतरी। बिल्कुल। इन 2 कारणों के अतिरिक्त एक और कारक है इन सबके पीछे। हाँ, ग्रीनलैंड और पश्चिमी अंटार्कटिका की बर्फ का पिघलना और उसमें कमी होना। हाँ, तापमान के बढ़ने से इन 2 भूभागों पर जमी बर्फ पिघल रही है। समुद्र के जल का तापमान बढ़ रहा है, परिणाम अंटार्कटिका के चारों तरफ जमी बर्फ की बड़ी बड़ी परतें पिघल कर जल का रूप ले रही हैं। इससे भी समुद्री सतह ऊपर उठ रही है। मैडम, मेरा एक सवाल है। हाँ, आप सभी के प्रश्नों का स्वागत है, पूछिए। जी धन्यवाद। मैडम, क्या हम भविष्य में होने वाले समुद्री जलस्तर के बारे में कुछ कल्पना कर सकते हैं? ये वैज्ञानिकों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पर्यावरण और मौसम में बदलाव से संबंधित हमारा ज्ञान अभी अधूरा ही कहेंगे। जैसे जैसे कंप्यूटर मॉडलिंग के माध्यम से इसमें सुधार हो रहा है, वैसे वैसे हमारी विशेषता भी इस क्षेत्र में बढ़ रही है। कोई एक उदाहरण मैडम? हाँ, 2007 में IPCC पैनल यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अनुमान लगाया था कि सन 2099 तक ये 0.61 मीटर तक रहने का अनुमान है। परंतु अभी 2014 की रिपोर्ट के अनुसार समुद्रों का जल सन 2099 तक 0.91 मीटर बढ़ जाने का अनुमान है। कई अन्य अध्ययनों में ये पाया गया है कि अगली शताब्दी तक समुद्री जल स्तर 2.0 से 2.7 मीटर तक उठ जाएगा। मैडम, जहाँ तक एक आम आदमी की बात है, वो इस बारे में ज्यादा ज्ञान नहीं रखता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। सबसे बड़ी बात यह है कि नई जानकारियां उन तक पहुंचती ही नहीं है। हाँ, इस प्रकार की जानकारियां वैज्ञानिकों तक ही सिमट कर रह जाती हैं और हम तक पहुंचती ही नहीं है। हाँ, सही कह रहे हैं। आपदाओं के समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसकी भी हमें सूचनाएं नहीं दी जाती हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वैज्ञानिकों, नीति निर्धारकों, प्रशासनिक अधिकारियों तथा सामान्य नागरिकों के बीच एक खाई है, जिसके कारण जानकारियां सही समय और सही जगह पर नहीं पहुंच पाती हैं।
आपकी बातों का मैं आदर करती हूँ। अभी भी वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशालाओं से बाहर नहीं निकल पाते हैं, परंतु हमारा पूरा प्रयास है कि ये सूचनाएं आप लोगों तक पहुंचाई जाएं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। हाँ। आपने जो 3 कारक गिनाए हैं उनकी कितनी कितनी भूमिका है इस दिशा में? देखिए, 1993 के बाद जो समुद्री जल में वृद्धि दर्ज की गई है ना, उसमें 42% भूमिका समुद्रों के तापमान की रही है। ग्लेशियर के पिघलने से 21% की वृद्धि देखी गई है और बाकी के 15% का कारण है ग्रीनलैंड एवं 18% का कारण है एंटार्क्टिका की बर्फ के पिघलने से। डॉक्टर इंदिरा, क्या समुद्र का जल स्तर सब जगह एक समान बढ़ रहा है? अर्जुन, इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? नहीं, ऐसा नहीं है। समुद्रों का जल सब जगह एक समान नहीं बढ़ रहा है। कुछ जगहों पर तो उनका जल स्तर गिरा है और इसके लिए कई स्थानीय कारक हैं, जैसे ज्वार भाटा, जमीनों का नीचे धंसना, टेक्टोनिक प्लेट, चक्रवात आदि। अच्छा मैम, समुद्रों के जल में बढ़ोतरी से सबसे ज्यादा कौन लोग प्रभावित होते हैं? देखिए, इसका सबसे बड़ा असर स्थानीय आबादी पर पड़ता है। प्राकृतिक पर्यावरण बिगड़ता है और पूरे का पूरा इकोसिस्टम असंतुलित हो जाता है। ये सामाजिक तंत्र इसके प्रति कैसे आचरण करे और क्या कदम उठाए? अच्छा प्रश्न है। इसके 3 तरीके हैं। पीछे हटें, स्थिति के अनुसार अपने को बदलें और अपनी रक्षा करें। अच्छा मैम, क्या सभी कदम साथ साथ संभव नहीं है? कभी कभी देखिए, परिस्थितियों के अनुसार आपको चलना होगा। प्राकृतिक बाधाओं के कारण पर्यावरण तंत्र अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढालने में सक्षम है। मैम, पूर्व में समुद्रों के जल की वृद्धि किस प्रकार भविष्य के खतरों से निपटने में हमारी सहायक हो सकती है? पूर्व में घटित घटनाओं का ज्ञान किसी सच्चाई पर पहुंचने के लिए बहुत आवश्यक है। यहाँ पर भी ये नियम लागू होता है। बिल्कुल। कुछ दशकों पूर्व तापमान में बढ़ोतरी और बर्फ के पिघलने की घटनाएं समुद्र के जल स्तर की संभावनाओं को समझने में बहुत कारगर सिद्ध हो सकता है। समझे? औद्योगिक क्रांति से पूर्व भी हमारी धरती का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा था और समुद्रों का जल स्तर वर्तमान स्तर से 5 मीटर ऊपर था। और ये सब हुआ था पृथ्वी के अपने ऑर्बिट में कुछ बदलावों के कारण से। इस परिस्थिति में धरती अपने कक्ष पर कुछ झुक गई थी और उसके एक्सिस में भी कुछ बदलाव हुए थे। इससे धरती के मध्य भाग पर पहुंचने वाली सूर्य की ऊर्जा 25% तक प्रभावित हुई थी। और पृथ्वी का ये बढ़ा हुआ तापमान हजारों वर्षों तक बना रहा। ग्रीनलैंड और एंटार्क्टिका की बर्फ के पिघलने से ही उस दौरान समुद्रों के जल स्तर के बढ़ने का कारण बना था। अब मैं आप लोगों की ये बातें कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, परंतु एक बात स्पष्ट है, ये हमारी पृथ्वी एक पूर्ण समृद्ध जीवन देने वाली शक्ति रखती है। यद्यपि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका पर होने वाले नग्न प्रभाव भी हमें प्रभावित करते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। जीने के लिए हमारे पास केवल एक ही पृथ्वी है। लगभग 20,000 वर्ष पूर्व समुद्री जल स्तर में असामान्य बढ़ोतरी हुई थी। यदि बर्फ की परत 0 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर प्रतिवर्ष पिघलती है तो भी समुद्रों का पानी बहुत तेजी से बढ़ेगा। एक बात और, आज से लगभग 8.2 हजार वर्ष पूर्व समुद्रों के जल स्तर में बढ़ोतरी धीरे धीरे कम होने लगी थी। पिछले 2500 वर्षों से ये जल स्तर एक समान बना हुआ था, परंतु सन 1850 के बाद फिर से जल स्तर में बदलाव नजर आने लगे। हाँ, सही है। हाँ। लेकिन ये वैज्ञानिक किस प्रकार समुद्रों के जल स्तर का नापन करते हैं? सन 1992 से टोपैक्स पोसाइडन उपग्रह के प्रक्षेपण से समुद्रों के जल स्तर का नाप करना संभव हो गया है। और इसके अतिरिक्त ग्लोबल नेटवर्क, जो कि ज्वार भाटा का नाप करता है, उससे भी समुद्रों के जल स्तर का अनुमान लगाया जाता है। नदियों के मुहाने और छोटे द्वीपों के देश समुद्रों के जल उठाव से बहुत प्रभावित हुए हैं। इस सदी के अंत तक लाखों लोग इससे बेघर हो जाएंगे। यदि हमने ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन बंद नहीं किया तो कुछ तटीय क्षेत्रों की आबादी जो तेज गति से बढ़ रही है, उसका परिणाम और गंभीर हो सकता है। जी, मेरा अनुभव कहता है कि इसके दृश्य और दृश्य परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। घर जलमग्न हो जाएंगे, चक्रवातों की संख्या बढ़ जाएगी और सुनामी का खतरा तो सदैव ही बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल जोसेफ, आप तो जनप्रतिनिधि हैं। आप लोगों की भावनाएं मैं समझ सकती हूँ। विश्व की 10% आबादी तटीय क्षेत्रों में रहती है और विश्व में 2/3 महानगर
जिनकी आबादी 50 लाख से अधिक है, वो भी समुद्रों के तटों पर ही बसे हुए हैं। तो इंदिरा जी, इसका मतलब है कि आने वाली शताब्दी में तटीय क्षेत्रों में बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये सही है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तटीय क्षेत्रों के कम ऊंचाई वाले प्रदेशों के लिए ये खतरे की घंटी है। अच्छा मैम, मैंने एक जगह पढ़ा था कि यही स्थिति जारी रही तो सन 2100 तक मालद्वीप रहने लायक नहीं रहेगा। क्या ये बात सही है? हाँ, कोरल रीफ वाले द्वीप तो इसके अतिरिक्त चक्रवातों से भी ज्यादा प्रभावित होंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि मार्शल द्वीप। मैंने आप लोगों की चर्चा को बहुत ध्यान से सुना है। मुझे एक और बड़ा खतरा नजर आता है। जी, यदि राष्ट्र के सारे द्वीप पानी में समा जाते हैं तो उस राष्ट्र का स्वतः ही वजूद खत्म हो जाएगा। ऐसी परिस्थिति में वहां के जल क्षेत्र के सारे अधिकार समाप्त हो जाएंगे और कोई भी आकर वहां से खनिज पदार्थ और पेट्रोल आदि का खनन कर सकता है और किसी को रॉयल्टी भी नहीं देनी है। सही बात हो रही है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तटीय क्षेत्र बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। हाँ, ये सब समस्याएं ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण में बदलावों के कारण हो रही हैं। विशेषज्ञ जोर दे रहे हैं कि हमें कार्बन के उत्पादन को कम करना होगा, परंतु गरीब लोगों द्वारा तो इस खपत में सहभागिता ना के बराबर है। फिर वही इसका कोपभाजन बन रहे हैं। ये तो सरासर अन्याय हुआ। उनका कोई अपराध नहीं है, वो फिर भी सजा भुगत रहे हैं। जो देश प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं वो सब जिम्मेदार हैं। उन्हें गरीब राष्ट्रों को पर्यावरण हितैषी तकनीक और धन उपलब्ध करवाना चाहिए। कृपया, मुझे खेद है, आप लोगों को बीच में ही मैं व्यवधान डाल रहा हूँ। समय की सीमा को देखते हुए हमें इस चर्चा को समाप्ति की ओर ले जाना होगा। ये कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ, बल्कि एक नई शुरुआत है जिसे भविष्य में हम जारी रखेंगे। अब डॉक्टर इंदिरा जी से निवेदन है कि सारांश में टिप्पणी देते हुए चर्चा को समाप्त करें। मुझे आशा है कि आज की हमारी ये चर्चा बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। मुझे भी बहुत कुछ समझने और सीखने को मिला है। अब हम पर्यावरण में हो रहे बदलावों को मानव गतिविधियों के तुलनात्मक अध्ययन से समझ सकेंगे। इसमें प्रदूषण, नदियों में जल प्रभाव, तटीय क्षेत्रों का पानी में डूबना, मछली पालन, जलीय जीव जंतु, छोटे द्वीप सभी को ले सकते हैं। हमें इस समस्या का समाधान तलाशना ही होगा। इसके लिए नए शोध और अध्ययन की जरूरत है। जैसा कि एक प्रतिभागी ने कहा था कि बिना किसी अपराध के गरीब लोग क्यों सजा भोगे। इसके लिए विश्व स्तर पर सोचने और कदम उठाने की आवश्यकता है। अब मैडम जी, मैं क्षमा चाहूंगा। मैं एक साधारण किसान हूँ। मेरे जीवन का बहुत लंबा अनुभव रहा है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए स्थानीय लोगों को विश्वास में लेना बहुत जरूरी है। जी, किसी भी परियोजना को अमली जामा पहनाने से पहले उसके बारे में जानकारी देने के लिए एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। लोगों की सहभागिता का होना बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसा मेरा मानना है। क्या सुंदर बात कही, जीवन का सच्चा पाठ। जोसेफ, तुम्हारे सुझाव सराहनीय हैं और हमने नोट भी कर लिए हैं। अब अमल, आप लोगों की समस्याओं को उठाते रहेंगे। आप मिल बैठकर पंचायत स्तर पर किसी निर्णय पर पहुंचे और उचित प्लेटफॉर्म पर उसे उठाते रहें। आप सबका आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हम सहयोग के लिए तैयार हैं। हमारे लिए यह जीवन मरण का सवाल है। धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं अमल को धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। आप आए और आपने अपने विचार रखे, अनुभवों को साझा किया। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद और मैं आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 37वीं कड़ी सुन रहे थे। बढ़ते जल स्तर से समुद्री तटों का कटाव। आलेख व अनुसंधान श्री के जनार्दन का था। हिंदी अनुवाद
डॉक्टर RS यादव। शीर्षक गीत डॉक्टर मेहतान केंद्र सिंह। समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी। निर्देशन काजल सूरी। प्रस्तुति सहायक नेहा टक। और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू, ऋषि उनियाल, अर्चना, SM शरीफ, राजीव शर्मा, ब्रिजमोहन यादव और उर्मिला। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे और सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मुनरो द्वीप कहाँ है? और दूसरा प्रश्न है, छोटे द्वीपों के शरण के क्या कारण हैं? तो हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय अवश्य लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार। तपती धरती, तपता अंबर, उबल रहा है सात समंदर। तेज धूप का असर बढ़ा है, क्रोध सूर्य का शिखर चढ़ा है। नदी भी तरसने लगी पानी के लिए, हिमखंड की तरह अब खुद तो पिघले। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। दिन पर दिन ये मौसम खूब सताएगा, कौन जाने कैसा गुल खिलाएगा। आफत से त्राण मिले कैसे, संकट से प्राण बचे कैसे। ताप यहाँ का कम हो कैसे, खोज रहा जग इसका मंत्र। बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर